इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। दलित वर्ग के एक नेता, विद्वान और कार्यकर्ता थे। लगभग 2 दशकों तक धार्मिक अध्ययन, बातचीत और विवेचना के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 नागपुर में अंबेडकर ने अपने लगभग 40,000 से 60,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और आने वाले वर्षों में भी ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहे। दलित वर्ग में पैदा हुए भीमराव अंबेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा ग्रहण की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह और महात्मा गांधी के निचली जातियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों पर अधिक असहमत थे। गांधी भीतर से हिंदू धर्म में सुधार करके दलितों को हिंदू धर्म में ही रखना चाहते थे और दलित वर्गों के लिए विशेष अधिकार देने से बचना चाहते थे। इसके विपरीत अंबेडकर निचली जातियों के लिए अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहते थे। संवैधानिक सुधारों पर लंदन में स्वतंत्रता से पहले गोलमेज सम्मेलनों में निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करने के बाद अंबेडकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने और वह भारत में सन 1950 के संविधान के प्रमुख लेखकों में से एक थे। 19वीं सदी के जाति विरोधी आंदोलन और 20वीं सदी के गैर ब्राह्मण आंदोलन के साथ अंबेडकर ने नए भारत में दलित मुद्दों को राष्ट्र के ध्यान में लाया। अंबेडकर ने बेधड़क हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की क्रूरता के खिलाफ तर्क दिया कि लोकतंत्र में धर्म एक नई सैद्धांतिक आधार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप होना चाहिए। अपने भाषणों में से अंबेडकर स्पष्ट रूप से कहते थे, अछूत का मतलब वह एक नए जीवन में रूपांतरण के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने अपने अनुयायियों से मानवीय व्यवहार के लिए अपने आप को परिवर्तित प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से समानता, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए परिवर्तित होने के लिए कहा। अंबेडकर ने अंततः बौद्ध धर्म के समतावादी पहलुओं और इसके नैतिक आयाम को देखते हुए परिवर्तित होने के लिए बौद्ध धर्म को चुना। महाराष्ट्र की महार जाति, जिसमें अंबेडकर का जन्म हुआ था, नागपुर में हुए धर्म परिवर्तन में इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। ब्राह्मण उत्पीड़न के खिलाफ महार एक बड़े, अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संगठित समुदाय के रूप में विशेष रूप से अंबेडकर के तर्कों को स्वीकार करने के लिए संगठित थे और इन्होंने अपनी महार पृष्ठभूमि को धन्यवाद भी दिया। अन्य निचली जातियों में अंबेडकर श्रद्धेय बने रहे, लेकिन उनके नेतृत्व को गांधी से शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो स्वयं को इच्छा से अछूत कहते थे। इन्होंने एक मुश्त विद्रोह या हिंदू धर्म की अस्वीकृति के खिलाफ तर्क दिया और धर्म में आंतरिक सुधार के लिए कहा। अंबेडकर ने अंततः गांधी के तर्क को खारिज कर दिया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अगले कुछ वर्षों में अन्य राज्यों में जाति बहिष्कृत समुदायों से 3 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अंबेडकर की प्रतिमाएं पूरे भारत में स्थापित की गई। देखते हैं दलित आंदोलन। 1956 के धर्म परिवर्तन और अंबेडकर की मृत्यु के बाद दलित आंदोलन की लोकप्रियता और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। इस प्रकार दलित साहित्य में नवजागरण हुआ, नए सिरे से राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और दलितों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सेवा नियुक्तियों में पद सहित और भी अन्य सकारात्मक कार्यवाही और नीतियों के रूप में एक संवैधानिक सहमति भी बनी।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में दलित अभी भी भूमिहीन या लगभग भूमिहीन कृषक थे। अंबेडकर की दो आयामी रणनीति, एक राजनीतिक और दूसरी प्रशासनिक प्रतिनिधित्व द्वारा सकारात्मक कार्यवाही और दूसरा धर्म परिवर्तन से व्यक्तिगत सशक्तिकरण द्वारा, अंबेडकर ने भारत की जनता के एजेंडे पर दलितों की चिंताओं को रखा। सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण और अन्य सकारात्मक कार्यों द्वारा आधिकारिक तौर पर संसद सहित सभी विधानसभाओं में दलित प्रतिनिधित्व और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों का प्रवेश सुनिश्चित हुआ। स्थानीय स्तर पर कुछ विधायी सीटें भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। ऐसे आरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जाति के लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, उनके लिए इन सीटों पर प्रतिबंध लगा, परंतु धर्मांतरित हुए अनुसूचित जाति के लोग अब उन पदों के लिए पात्र बना दिए गए। दलित साहित्य ने जाति व्यवस्था और दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर अपनी आलोचना जारी रखी। अंबेडकर ने न केवल रूपांतरण द्वारा धार्मिक मुक्ति आंदोलन और संगठन के माध्यम से राजनीतिक मुद्दे पर बल दिया, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मुक्ति के महत्व पर भी जोर दिया। यह दलित साहित्य आंदोलन, जिसकी जड़ें मराठी भाषा से शुरू हुई, अब वह भारत के अन्य भाषाओं में भी फैल चुका था। दलित आंदोलन की बढ़ती जागरूकता के प्रसार में मदद कर रहा था। अंबेडकर की मृत्यु के बाद के दशकों तक लेखन के इस रैले ने दलितों के लिए आवाज़ दी और उनके अनुभव एवं नई आकांक्षाओं को दर्शाया। दलित साहित्य आंदोलन में विरोध की कटु कविताएं और जाति की धार्मिक आधार की कुंद निंदाएं शामिल थीं। दलित पैंथर्स, जो कि अमेरिका में 1970 के दशक में गठित ब्लैक पैंथर्स के मॉडल पर संगठित किया गया था, इन्होंने जाति व्यवस्था को आंदोलनों, विरोध और कई बार हिंसक टकराव और अपने दलित साहित्य के द्वारा चुनौती दी। अंबेडकर की अनुसूचित जाति फेडरेशन, जो बाद में भारत के बाद रिपब्लिकन पार्टी बनी, पर भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति कभी नहीं बन पाई, परंतु हाल ही में निम्न जातियों के समर्थक दल भारतीय राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं। संक्षेप में, दलित आंदोलन दलितों की समस्याओं और जातिगत भेदभाव की समस्याओं को हल नहीं कर पाया, पर इसने दलितों का सशक्तिकरण किया, उन्हें संगठित किया, उनमें जागरूकता फैलाई और आधुनिक भारत के दलितों के दृष्टिकोण से भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह दलितों की समस्याओं से अवगत कराया।